Today we are starting a poem by Emily Dickinson named I Cannot Live With You. Emily Dickinson was an American poet. She was born in 1830 and died in 1886. We don't know much about her life or any relationship she had. उनके लाइफ के बारे में जो कुछ भी हमें पता चलता है वो सारे उन्होंने अपने फैमिली के साथ जो लेटर्स एक्सचेंज किए थे उसी से हमें मालूम पड़ता है, पर उसी में भी कोई रिलेशन मतलब किसी लड़के के साथ रिलेशन नहीं पता। तो लेट्स स्टार्ट टू द पोएम। ये पोएम 12 स्टैंजा की है, जिसका मेन पॉइंट ये है कि वो उनका जो लवर है वो बहुत प्यार करती है उन लवर से, पर उनके साथ वो क्यों नहीं रह सकती, ये मेन मोटो है इस पोएम का। If we look closely, we can divide it into 5 parts. The first part would be why she cannot live with her lover. The second part would be why she cannot die with her lover. The third is why she cannot rise with her lover. The fourth is why she cannot fall with her lover. And the last one is impossibility or immorality of their love. So let's start the poem. I cannot live with you. It would be life, and life is over there, behind the shelf. The sexton keeps the key to putting up our life, his porcelain like a cup. If we look closely, we can see that behind the shelf, the line does not end here. मतलब ये जो लाइन है यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। अगर तुम पढ़ो तो अगले वाले लाइन को भी एक साथ पढ़ना पड़ेगा, तभी एक मीनिंग आएगा इस लाइन का। तो उन्होंने पूरे सारे 12 पैराग्राफ्स ऐसे ही लिखे हैं कि कोई भी पैराग्राफ एक से अलग नहीं है। और एक बात मैं कहना चाहूँगी यहाँ पे कि ये एक लव सोनेट के तरीके से भी आप देख सकते हो, बट शेक्सपियर ने जैसे सोनेट्स लव के लिखे थे पूरा उल्टा है इससे। मतलब लव सोनेट्स में क्या होता था कि मैं जिससे प्यार करती हूँ उसको प्रेज करना, उसके बारे में बोलना, उसके अच्छे क्वालिटीज़ को बोलना, पर यहाँ पे पूरा उल्टा है। डिकिंसन बोलना चाहते हैं कि मैं क्यों नहीं रह सकती उसके साथ, क्यों मुझे उसके साथ नहीं रहना, या फिर मैं उसके साथ ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती वगैरह वगैरह। मतलब पूरा उल्टा लिखा है उन्होंने। तो उतना डिटेल्स में नहीं जाते, पढ़ते हैं अपना पोएम। आई कैन नॉट लिव विथ यू, फर्स्ट लाइन ही है आई कैन नॉट लिव विथ यू। और एक बात, जब एमिली डिकिंसन ने जितने भी पोएम्स लिखे हैं किसी का भी उन्होंने कोई टाइटल नहीं रखा, तो जो उस पोएम का जो पहला लाइन होता है वही उस पोएम का टाइटल दिया गया है सारे उनके पोएम्स में। आई कैन नॉट लिव विथ यू, फर्स्ट लाइन से ही हमें पता चलता है इस पोएम का क्या टॉपिक है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इट वुड बी लाइफ, अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो इसे लाइफ बोला जाएगा। यहाँ पे लाइफ के 2 मीनिंग्स हो सकते हैं कि एक तो होता है कि एक ऑर्डिनरी जो लाइफ हो जाएगा, मतलब शादी के बाद किसी लड़की का जो लाइफ होता है डोमेस्टिक लाइफ, वो उस बारे में बोलना चाहते थे। और वो एक बोलना चाहते थे कि लाइफ मतलब जैसे बस एग्जिस्ट करना, मतलब बस मैं लाइफ है मेरा, मैं एग्जिस्ट कर रही हूँ, बस वही वैसा हो जाएगा। मतलब कोई एक्साइटमेंट नहीं रहेगी, कोई कुछ भी नहीं रहेगा, बस वो एक लाइफ बन जाएगी। एंड लाइफ इज़ ओवर देयर बिहाइंड द शेल्फ। बिहाइंड द शेल्फ यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि द सेक्सटन कीप्स अ की टू बिहाइंड द सेल्फ, मतलब जैसे वुमेन्स को कोई राइट नहीं मिलता कि तुम बाहर जाके किसी कोई ओपिनियन दो, वैसे ही मतलब शादी के बाद क्या होता है कि तुम बस अपना घर वगैरह संभालो, वही तुम्हारा काम है। तो बिहाइंड मतलब तुम्हें कोने में रखा जाता है ना, वैसा बोल रहे कि बिहाइंड द शेल्फ द सेक्सटन कीप्स अ की टू। सेक्सटन क्या कौन होते हैं? सेक्सटन होते हैं एक चर्च के रिप्रेजेंटेटिव, मतलब वो ऐसे नहीं है कि बिशप वगैरह कुछ है, वो बस होते हैं कि देखभाल करते हैं जो चर्च में, तो वो बाकी सब भी रखते हैं, मतलब सारे गार्डन्स के या फिर जो कॉफिन्स है उन सब का देखभाल जो करते हैं उसे सेक्सटन, मतलब सेक्सटन के पास वो की है जिसके पीछे उनको रखा गया होगा। पुटिंग अप आवर लाइफ हिज पोर्सिलिन। हिज पोर्सिलिन, पोर्सिलिन क्या होता है? पोर्सिलिन चाइना होता है, मतलब जो व्हाइट वाले जो कप्स आते हैं हमारे घर में चीना मिट्टी के, उसे पोर्सिलिन बोला जाता है। तो हिज पोर्सिलिन लाइक अ कप, मतलब मैं अगर तुमसे शादी कर ली, अगर मैं तुम्हारे साथ रहने लगी तो मेरी एक लाइफ बन जाएगी जो कि होगी एक कप की तरह, जो कि पोर्सिलिन वाली कप होगी, जिसे तुम शेल्फ के ऊपर, मतलब वो ना कभी कभी तो यूज़ होता है घर में, जब कोई मेहमान आते हैं तो तभी उनके लिए अच्छा वाला कप निकालते हैं, बाकी तो नहीं ना यूज़ होता है वो, तो वैसे ही अब शेल्फ के ऊपर रख दिया जाएगा मेरे को, मतलब मेरी लाइफ वैसी हो जाएगी। Discarded of the housewife, quaint or broke, a newer savorous pleases, and old ones crack. डिस्कार्डेड ऑफ द हाउसवाइफ, क्वेंट और ब्रोक, मतलब जैसे हाउसवाइफ्स क्या करते हैं, अगर क्वेंट और ब्रोक का मतलब है जैसे यूज़ करते करते वो कप्स जो होते हैं वो थोड़ा टूट फूट जाते हैं या फिर दाग पड़ जाते हैं उसमें, तो तब क्या करोगे? अब तब नए वाले ना लेके आओगे अब अपने घर में कप्स। तो सेवरेस एक प्लेस है जहाँ से आपको नए वाले कप मिलते हैं, मतलब बहुत फाइनेस्ट पोर्सिलिन आपको मिलेंगे वहाँ पे। तो यही बोलना चाहते हैं कि धीरे धीरे अगर हम लोग एक साथ रहने लगे तो धीरे धीरे हम लोग में प्यार घटता रहेगा, कमता रहेगा, और फिर तुम्हें कोई नया कुछ चाहिए होगा लाइफ में, नया कोई चाहिए होगा, ये भी डिनोट कर सकते हैं मे बी। ओल्ड वन क्रैक्स, मतलब जब पुराने वाले टूट फूट जाए तब नए तो लानी पड़ेंगे, मतलब लाइफ तो वैसी है। आई कुड नॉट डाई विथ यू, ये था आई वाई कुड नॉट लिव विथ हिम। द नेक्स्ट पार्ट इज आई कुड नॉट डाई विथ यू, मैं तुम्हारे साथ मर भी नहीं सकती, क्यों नहीं? फॉर वन मस्ट वेट टू शट अदर्स गेज डाउन। यहाँ पे गेज डाउन का मतलब होता है जब अब मर जाते हो तो किसी को आंख बंद कर देना पड़ता है ना, वही गेज डाउन का बात होता है। मतलब मैं तुम्हारे साथ मर नहीं सकती क्योंकि एक साथ तो मर नहीं सकते ना हम दोनों, कोई एक तो आगे रहेगा ही मरने, मतलब कोई एक तो आगे ही मरेगा, और मैं वो सह नहीं सकती कि तुम पहले मर जाओ या फिर मैं पहले मर जाऊँ। यू कुड नॉट,
एंड आई कुड नॉट स्टैंड बाई टू सी यू फ्रीज विदाउट माई राइट ऑफ फ्रॉस्ट, दैट्स प्रिविलेज। अगर तुम मर जाओ, मतलब अगर तुम मर जाओ तो मैं तुम्हें देख भी नहीं सकती, विदाउट माई राइट ऑफ फ्रॉस्ट, डेथ्स प्रिविलेज। यहाँ पे दोनों का ही मतलब होता है कि अगर तुम मर जाते हो तो मैं क्या करूँगी, मैं तो नहीं ना मर सकती, मतलब मुझे तो राइट नहीं है ना तभी मरने का, तो मैं कैसे मरूँ, मतलब मैं कैसे देख पाऊंगी कि तुम मर गए हो मेरे सामने और मैं वो स्टैंड नहीं कर पाऊंगी। ये था वाई शी कुड नॉट डेथ डाई विथ हर, नॉर कुड आई राइज विथ यू, मैं तुम्हारे साथ राइज भी नहीं कर सकती। राइज का मतलब होता है रिसरेक्शन। ये क्रिश्चियनिटी में एक ये है कि एक बात है कि तुम अगर मर जाते हो, मतलब उन लोगों का बिलीव है कि जब तुम मर जाओगे तो मरने के बाद तुम हेवन और हेल जाने से पहले जो एक स्टेज होता है वहाँ पे डिसीजन होगा कि तुम कहाँ जाने वाले हो, हेवन में या हेल में, वो जीसस या कोई और आके डिसीजन दे लेगा। तो वही राइज हुआ कि मतलब वो लोग विश्वास करते हैं इमोरलिटी में, मतलब लाइफ बियॉन्ड दिस अर्थली सरफेस, वो लोग बिलीव करते हैं इसमें। तो आई कुड नॉट राइज विथ यू बिकॉज योर फेस वुड पुट आउट जीसस दैट न्यू ग्रेस, मतलब मैं तुम्हारे साथ राइज भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि तुम्हें देख के तो जीसस की फील आएगी, मतलब तुम इतने अच्छे हो, तुम्हारा इतना बिलीव है गॉड में, तुमको तो देख के जीसस अपने, मतलब जीसस का फेस नजर आता है तुम्हें, मतलब तुमको तो जीसस हेवन में ही लेके जाएगा। दैट न्यू ग्रेस ग्लो प्लेन एंड फॉरेन ऑन माई होम सिक आई। और जब जीसस भी, मतलब न्यू ग्रेस मतलब वहाँ पे जीसस बोलना चाहते हैं, और जीसस के सामने मतलब तुम्हारे सामने जीसस भी मुझे मतलब प्लेन लगेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। होम सिक का मतलब होता है लव सिक, मतलब मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ कि मेरे आंखों के सामने अगर जीसस भी आ जाए और तुम फिर भी मैं जीसस को नहीं देखूंगी, तुम मेरे लिए ज़्यादा मायने रखते हो, तुम मेरे होम सिक आई में ज़्यादा मायने रखोगे। एक्सेप्ट दैट यू देन ही शोन क्लोजर बाई, मतलब मेरे पास, मेरे क्लोज में जीसस के अलावा तुम मेरे ज़्यादा क्लोज रहोगे। दे डिड जज आर्स हाउ फॉर यू सर्व हेवन यू नो और सर्व टू दे। देर इज़ अ कॉन्ट्रोवर्सरी अबाउट दिस दे मतलब हम बोल सकते हैं कि सोसाइटी को बोल रहे हैं वो, या फिर जीसस और जो जीसस के लोग वगैरह हैं, मतलब जो डिसाइड करेंगे कि कौन कहाँ जाएगा, तो वो दे ऐसे बोलना चाह रहे, दे टू जज अस हाउ फॉर यू सर्व हेवन यू नो यू आर सॉट टू, मतलब तुम तो हेवन ही जाओगे ना क्योंकि तुमने बहुत अच्छा काम किया, और मेरा उतना रिलीजियस में फेथ नहीं है तो मैं नहीं ना जा सकती हेवन में, तुम ही जाओगे। एंड आई कुड नॉट, मैं नहीं जा सकती, बिकॉज यू सैचुरेटेड साइट एंड आई हैड नो मोर आइज फॉर सॉर्टेड एक्सीलेंस एज पैराडाइज। सैचुरेटेड साइट का मतलब फुल फिट, मतलब कोई और जगह नहीं मिलता है। तो मैं तुम्हें कैसे नज़रों में देखती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें पूरे सैचुरेटेड साइट में देखती हूँ, मतलब मेरे लिए तुम ही पूरे हो, मतलब वहाँ पे और जगह नहीं है कि मैं जीसस को देखूँ, पर तुम्हारे मतलब तुम्हारे लिए तो तुम्हारा गॉड बहुत अच्छा है, पर मेरे लिए तो नहीं है। तो जब मेरे लिए नहीं होगा तो मुझे थोड़ी ना वो हेवन में लेके जाएंगे। आई हैड नो मोर आइज, मेरे लिए और नहीं है। फॉर सॉर्डिड एक्सीलेंस, ये सॉर्डिड एक्सीलेंस एक ऑक्सीमोरोन है। सॉर्डिड का मतलब होता है डल या फिर डर्टी ऐसा कुछ, और एक्सीलेंस तो आप पता ही होगा। एज पैराडाइज, मतलब पैराडाइज के लिए भी मेरे दिल में अब कोई जगह, मतलब मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं है, मेरे पास कुछ ऐसा नहीं लगता कि हाँ बहुत अच्छा जगह है कुछ, मतलब मेरे लिए सब नॉर्मल बात है। पैराडाइज भी जब तुम आ गए हो मेरे सामने, मतलब मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ। एंड वेयर यू लॉस्ट आई वुड बी दो माई नेम रैंक लाउडेस्ट ऑन द हेवनली फेम। अगर ऐसा मानो कि मैं ऑन द हेवनली फेम, मतलब मैं हेवन में चली जाऊँ और तुम अगर वहाँ पे ना रहो, तुम अगर लॉस्ट हो जाओ वहाँ से, मतलब मैं हेवन में हूँ और तुम नहीं हो, तो भी मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ, मतलब मैं भी उस दर्द में नहीं रह सकती, क्योंकि मतलब मैं कैसे रहूँगी तुम्हारे बिना। तो मैं हेवन में हूँ, मैं खुश हूँ, पर मैं तुम्हारे बिना तो नहीं रह सकती वहाँ पे। And where you saved and I condemned to be where you were not, that self were hell to me, so we must meet apart। मतलब यहाँ बोलते हैं वही ये बात है कि तुम नहीं रहोगे, एंड where you तुम नहीं रहोगे, तुम्हें बचाया नहीं जाएगा पर मुझे बचा लिया जाएगा। तुम नहीं रहोगे तो मैं क्या, मतलब तुम अगर नहीं रहो ना तो वो हेवन भी मेरे लिए हिल हो जाएगा। तो इस सब का मतलब प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? वी मस्ट मीट अपार्ट, हम लोग को अलग ही रहना चाहिए, क्योंकि मैं तो नहीं ना रह सकती, मैं तुम्हारे साथ एक साथ हेवन में भी नहीं जा सकती, क्योंकि तुम तो मैंने उतना अच्छा काम भी नहीं किया, और अगर मैं हेवन में चली भी जाऊँ, अगर तुम नहीं रहे वहाँ पे, तो वो भी मेरे लिए हिल बन जाएगा। यू देयर आई हियर विद जस्ट द डोर अजार। जस्ट लुक क्लोजली विद द लाइन यू देयर आई हियर, मतलब यहाँ पे उन्होंने यू और आई को भी बहुत दूर दूर रखा है, मतलब इन डैशेस को अब देख सकते हो कि आई को भी, मतलब उन्होंने खुद को भी यू से दूर रखा है। और यही बस इसका लाइन है कि मुझे और तुम्हें दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ये नहीं कर सकती, अगर ये हुआ अगर वो हुआ तो हम कैसे रह सकते एक साथ, मतलब मुझे उतना दर्द नहीं सहना मरने के बाद, तो मैं अभी से तुमसे अलग रहूँगी। वी जस्ट द डोर अजार। डोर अजार का मतलब होता है ना कि वो छोटी सी, मतलब दरवाज़ा खुला भी नहीं हुआ है, बंद भी नहीं हुआ, मतलब पूरा भी खुला नहीं है, पूरा भी बंद नहीं है, थोड़ा सा जगह रखा है ताकि लाइट पास हो सके, वह कुछ ऐसा, मतलब डोर अजार का उसका मतलब है दैट ओशंस आर एंड प्रेयर विथ एंड दैट वाइट सस्टेनेंस डिस्पेयर। वाइट सस्टेनेंस का मतलब होता है देखो, जब ओशंस जब ढेव, मतलब जब वो वेव आती है ना,
किनारे पे, तो जब पत्थर के साथ वो वेव्स लगती है और क्रैश होती है, तो उसके बाद जो एक वाइट वाला सरफेस आ जाता है ना, उसे वाइट सस्टेनेंस यहाँ पे बोला गया है। मतलब ऊपर सरफेस में अगर तुम मीनिंग देखोगे तो मतलब ओशन क्या होता है, ओशन अगर शांत रहे तो उसमें बस नीला नीला दिखेगा, बट जब उसमें डिस्टर्बेंस आएगी तभी ना वो एक वाइट कलर का जो सरफेस पे आता है वो आएगा। तो यहाँ पे वाइट सस्टेनेंस, वाइट हम लोग क्या देखते हैं बाकी जगहों पे, वाइट का मतलब एक शांति या फिर पीस का वाइट सिंबल है, पर यहाँ पे वाइट डिस्टर्बेंस का सिंबल है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि विद द डोर अजार, हम लोग थोड़े से दरवाजे को खुला रखेंगे पर हम लोग रहेंगे दूर। और विच इज़ डोर अजार का मतलब वो जो दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ है वो डिनोट करता है कि क्या कि जो लाइफ है इमॉर्टल लाइफ, मतलब बिटवीन दिस मॉर्टल एंड इमॉर्टल लाइफ, जो वो दरवाज़ा उसी को रिप्रेजेंट करता है। वो जो दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ है, मतलब इस लाइफ में तो मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकती, तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी उस वाले लाइफ में जाके, इमॉर्टल लाइफ। मतलब एक पॉसिबिलिटी है हम लोग के बीच कि हम लोग उस लाइफ में जाके फिर हम लोग एक साथ रह सकते हैं। इस लाइफ में तो नहीं हुआ, पर थोड़ा सा दरवाज़ा हमने खुला रखा है कि शायद हम लोग अगले लाइफ नहीं, मतलब मरने के बाद जो दूसरा वाला वर्ल्ड है वहाँ पे जाके एक साथ रह सकते हैं। तो यही है पूरे पोएम का एक डिस्क्रिप्शन। अगर आप थोड़ा सा सोचोगे कि क्या ही प्रॉब्लम हो सकती थी उन दोनों को कि वो कभी एक साथ रह नहीं पाए थे, मतलब वो अपने प्रेमिक से या फिर लवर से इतना प्यार करती है पर फिर भी वो नहीं रह सकती उनके साथ, तो क्या ही प्रॉब्लम रह सकती है यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज अगर आपको सुना है तो सुन लीजिए, वरना थैंक यू फॉर लिसनिंग टू हियर। कि हमने जब देखा है, नोटिस किया है कि उन्होंने अपने सिस्टर इन लॉ से बहुत सारे लेटर्स एक्सचेंज किए थे, मतलब उनका भैया के जो पत्नी थे उनसे। तो उस लेटर्स में थोड़े थोड़े हमने रोमांटिक टाइप के कुछ वर्ड्स भी देखे हैं, मैं आपको शो कर दूँगी स्क्रीन पे थोड़े थोड़े लाइन्स जो मैंने उन लेटर्स से लिए थे। तो वहाँ पे देख सकते हो कि थोड़ा उनका नहीं पता हमें कोई भी किसी के साथ रिलेशन उनका है या नहीं, मतलब किसी लड़के के साथ। तो वो पूरे लाइफ में वो कभी मैरिड नहीं थी, उन्होंने कभी शादी नहीं किया था। तो एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि उन्होंने जो यहाँ पे लवर की बात कर रही है वो शायद कोई लड़का नहीं, उनकी वही सिस्टर इन लॉ हो। अगर आप देखोगे वो वाले लाइन जहाँ पे रहेगा, टू शट द अदर्स केस डाउन यू कुड नॉट, मतलब क्या होता है कि जब भी राइट होता है एक पति पार्टनर का कि जब उसका पार्टनर मर जाए तो वो जाके अपने पार्टनर की आंख बंद कर सकता है। तो यहाँ पे वो नहीं ना कर सकती अपनी सिस्टर इन लॉ के आंख बंद, क्योंकि उसका पार्टनर तो उसके भैया है। तो ये एक लाइन है। और बहुत सारे मतलब ये जो दे डिड जज अस, व्हाई शुड दे जज अस, लाइक यू आर अ मैन एंड शी इज़ अ वुमन, सो देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम बिटवीन देम, सो दे कैन जज देम, सो वाई। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हाँ हो सकता है कि लड़की, मतलब तब बैक इन 19th सेंचुरी तब नहीं ना था ऐसा कुछ कि लड़की लड़की प्यार कर ले। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ये जो लवर है तो वो लवर शायद लड़की हो सकती है। पर अगर आपके क्वेश्चन में कभी आए स्कूल में ना, तो सॉरी लाइक कॉलेज के क्वेश्चन में, तो आप ऐसा लिखना कि न्यूट्रल रखना जेंडर को, बस बोलना नहीं कि ही है और शी है, बस बोल देना कि द लवर और द ऑब्जेक्ट ऑफ हर लव, बस सही। तो आप ख़त्म करते हैं अपनी ये पोएम यहाँ पे। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। और इफ़ यू वांट टू want any other poem to recite from me or explanation, you want any explanation, please